नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो रीड के अंदर आज हमारी क्लास नंबर 9 है और जैसा कि आपको पता है कि अपने जो टॉपिक चल रहा था वो मानव के विभिन्न तंत्र के बारे में चल रहा था। इससे पहले अपने पाचन तंत्र कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछला टॉपिक अपना पाचन तंत्र देखा है तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो रीट के अंदर मेरा ये टारगेट है कि प्रश्न 30 में से 30 जो जितने भी आने वाले हैं वो सारे के सारे अपने सिलेबस में आने चाहिए, मतलब सिलेबस में से ही आने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं जितना टॉपिक होता है पूरा का पूरा टॉपिक कवर करता हूँ। अगर आपको लेंथी लगे तो जो अच्छा लगे वो याद कर लेना, लेकिन अगर आपको पूरे के पूरे 30 में से 30 अगर नंबर लाने हैं, खाली प्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंस तक की बात कर रहा हूँ। प्रश्न जो आएंगे वो मेंस के अंदर भी जितना डिस्क्रिप्टिव अपने पढ़ रहे हैं, जितना एनसीईआरटी के अंदर है या फिर जितना भी हायर बुक के अंदर है, सारा का सारा एज इट इज मैं तो पूरा का पूरा लिख देता हूँ और साथ ही साथ में वो चीज़ मैं याद कराने की आपको कोशिश करता हूँ। कुछ याद आपको होता होगा, कुछ आपको थोड़ा थोड़ा जो है रिवीजन करना पड़ेगा, साथ साथ में धीरे धीरे याद होता रहेगा। तो आज देखो क्या है कि मानव के अंगों के अंदर, तंत्रों के अंदर जो है अगला टॉपिक है अपना श्वसन तंत्र। देखो पाचन तंत्र थोड़ा सा जो है अपना इजी पड़ता था क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा करीबी से जो इसको हम जानते हैं वो अपना पाचन तंत्र है। श्वसन तंत्र थोड़ा सा जो है याद करने वाली चीज़ है, हल्की सी हार्ड है, लेकिन अपने इसको इजी बनाएंगे। ठीक है, तो श्वसन तंत्र के अंदर स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। अब देखो श्वसन तंत्र वास्तव में होता क्या है। हम जो गैस लेते हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम लेते क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपने बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो श्वसन तंत्र जो है वो श्वसन प्रारंभ कहाँ से करता है। देखो श्वसन प्रारंभ जो होता है वो अपने नासिका से होता है, नाक से अपना श्वसन प्रारंभ होता है। फिर वो देखो आपको यही चीज़ पता होगी कि जो अपना गला, मतलब कि जो अपना मुंह है और अपना नाक है, दोनों का कनेक्शन एक ही जगह खुलता है। मतलब देखो यहाँ से अपना मुंह है, ठीक है, खाना खाते हैं, और यहाँ पर गले में, और यहाँ से सांस लेते हैं, ये खाना खाते हैं, मतलब जहाँ पर खाना जाता है और उसमें दोनों एक जगह आपस में मिलते हैं। ठीक है, दोनों क्या है आपस में एक जगह पर मिल जाते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में देखो अपने गले के अंदर एक छोटी सी घंटी जैसी दिखाई देती है ना, एपिग्लोटिस बोलते हैं जिसको। ठीक है, वो देखो इतने समझदार है ना, जब अपने खाना खाते हैं ना तो श्वसन नलिका के आगे जाके खड़ी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वो खाना जो है ना वो श्वसन नलिका के अंदर ना चला जाए। ठीक है, और एक जैसे अपने कई बार क्या होता है कि टीवी देखते देखते अपने खाना खा रहे होते हैं या फिर कोई और काम करते करते खाना खाते हैं, तो अपने वो क्या है कि अपने खांसी आने लग जाती है। तो उस टाइम क्या होता है, अपना एपिग्लोटिस सोचता है कि ये टीवी देख रहा है, चलो मैं भी टीवी के अंदर मगन हो जाता हूँ। तो उस स्थिति में क्या होता है कि एपिग्लोटिस जो अपना काम नहीं कर पाता और पानी जो है वो श्वसन नलिका में चला जाता है, जिसके फलस्वरूप अपने को खांसी आने लगती है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि श्वसन नलिका के आगे कौन रहता है, एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस जो होता है वो तय करता है कि कब जो है उसको कहाँ पर जाना है। तो खाना खाते हैं उस टाइम श्वसन नलिका के आगे आ जाता है, जिसके कारण से खाना जो है वो अपने सही मार्ग पर चला जाता है। और जब अपना ध्यान नहीं होता खाने के अंदर, इसीलिए बोला जाता है कि टीवी मतलब देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए, या फिर किसी काम खाना खाते वक्त दूसरा काम जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो शरीर के अंदर जब श्वसन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। देखो अंदर सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, अंदर तो भाई वायुमंडल से अपने सांस खींच रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी जाता है। ठीक है, उसमें नाइट्रोजन भी जाता है। ठीक है, और अदर गैस भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि शरीर जिसको एक्सेप्ट करता है ना वो क्या है, वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन जब अपने अंदर लेते हैं ना तो 1.5 लीटर, ठीक है, 1500 ml ये हमारे फेफड़ों के अंदर रहती है। अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो कि जैसे पूरा सांस बाहर निकाल देना, ठीक है, उसके बाद में फिर भी सांस रोक के रखना, फिर भी थोड़ा बहुत सांस आप बाहर और निकाल पाएंगे। इसका मतलब फेफड़े जो है अपने अंदर जो सांस है वो स्टोर रखते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको साइंस की पहली क्लास से बता रहा हूँ कि जो इंसान की बॉडी के अंदर जो सिस्टम है ना, भगवान ने एकदम मशीनों की तरह, हम मशीनों को बनाते हैं और भगवान हमें बनाते हैं। मतलब हम क्या है, भगवान के लिए एक मशीन है। तो देखो फेफड़े क्या होते हैं शरीर के अंदर, इस तरीके से होते हैं, देखो। ठीक है, अभी देखो ये देखो, ये क्या होता है, अपने शरीर के अंदर फेफड़े होते हैं। ठीक है, ऊपर तो देखो ये वो है अपने हड्डियां हैं। ठीक है, और ये अपने क्या होते हैं, यहाँ पर इसमें फेफड़े होते हैं, और यहाँ पर क्या है देखो डायफ्राम लगा होता है। ये डायफ्राम एक सपोर्टर है, मतलब कि जैसे अपने सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ना, तो ये जब
सांस बाहर निकालना होता है तो धक्का कौन देता है? डायफ्राम धक्का देता है कि निकाल बाहर, सांस को बाहर निकाल, सांस को बाहर निकाल। क्योंकि देखो मान लो जो अपने लंग्स है वो तो एक जगह लटके हुए हैं, लटके हुए तो वो ऊपर कैसे आएंगे? ग्रेविटी के विरुद्ध खुद कैसे काम करेंगे जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे? तो इसके अंदर एक बाह्य बल के रूप में डायफ्राम काम करता है। जब भी अपने सांस लेते हैं और सांस को बाहर निकालना होता है तो ये डायफ्राम देखो क्या कहता है, यहाँ से इसको सपोर्ट देता है कि ले खाली हो, ठीक है, तो वो सांस अपने क्या निकाल देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो श्वसन नली का देखो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग कहाँ से है। सबसे पहले देखो यहाँ पर अपना मुख है, ठीक है। अब ये देखो क्या है, ये नासा द्वार है, नासा द्वार से सांस आता है, ठीक है, और यहाँ से अपने खाना खाते हैं। देखो दोनों एक ही जगह पर क्या है, मिल जाते हैं, मतलब दोनों का कनेक्शन एक ही जगह पर होता है। उसके बाद में मैंने आपको पिछले टॉपिक के अंदर बताया था ग्रास नली या फिर ग्रसनी होता है, जो अपने ये गले वाले ये जो साइड होता है ये अपनी ग्रास नली या ग्रसनी होता है। उसके बाद में ये कंठ होते हैं, देखो कंठ, कंठ के अंदर देखो क्या होता है, एक एपिग्लोटिस होता है, अपने गले के अंदर छोटी सी एक घंटी जैसी होती है, मांस का टुकड़ा होता है, वो होता है एपिग्लोटिस, ठीक है। उसके बाद में देखो फिर सांस अपने जाता है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपने लंग्स है। इन लंग्स के अंदर भी देखो क्या है, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं और हिंदी के अंदर इनको बोलते हैं श्वसन श्वसनिकाएं। ब्रोंक्यूल्स बने हुए होते हैं, ये क्या होते हैं देखो एकदम ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब देखो इसके अंदर क्या खेल होता है कि ये जैसे है ना, ये ऊपर से आते हैं और इधर जैसे ये, ठीक है, और इधर जैसे ये अलग से अपना सिस्टम बना हुआ है। अब इनके अंदर क्या खेल है, इनके अंदर ऐसे ब्रांच बनी हुई होती है, ठीक है, ऐसे ब्रांच बनी होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हवा को खींचते हैं और हवा को निकालने का काम करते हैं अंदर, मतलब जो क्रिया होती है वो इनके द्वारा की जाती है। अब एक चीज आपने सुनी होगी कि अस्थमा जिसको बोलते हैं, तो अस्थमेटिक जो मरीज होते हैं उनके क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं ना, ये श्वसन लेने का काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, यहाँ पर कफ जमा हो जाता है। अब बताओ जब यहाँ पर कफ जमा हुआ है तो सांस कैसे खींचेंगे, सांस खींचने में दिक्कत होगी। इसीलिए जब श्वसन किया जाता है अस्थमा के मरीज द्वारा, जब उनके कफ जमा हुआ होता है तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। क्योंकि देखो ये क्या होती है, यहाँ पे जालियों जैसी चीजें होती है, ये ऐसे जालीनुमा बने हुए होते हैं। अब इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर कफ जमा हो जाते हैं, तो सांस बताओ जब जालियां जो ब्लॉक हो जाएगी तो वहां से सांस कैसे खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, उनकी ब्रोंक्यूल्स होती है, ठीक है। उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर क्या है, फुस्फुस होता है। ऊपर जो है ये क्या है, पसलियां, जो व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रही है ये क्या है, ये पसलियां हैं, ठीक है, ये पसलियां। और ये उपास्थि है, ये जो गले के अंदर जो होती है ये है, यहाँ पर क्या होती है, एक उपास्थि होती है, ठीक है। अब ये तो होगी खाली डायग्राम की बात। अब अपने पढ़ते हैं कि समझने के अकॉर्डिंग हम समझ चुके हैं कि श्वसन जो है कि वो क्या चीज़ है। और श्वसन से संबंधित कई रोग भी होते हैं, ठीक है, निमोनिया होता है, अस्थमा होता है, और भी कई रोग होते हैं जो मिट्टी के एलर्जी के कारण से होते हैं। सारे के सारे पढ़ेंगे आज की क्लास में। अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि अंदर की कहानी है क्या। ये तो अपने वो समझ लिया जो इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। पेपर में जो प्रश्न आएंगे वो थोड़े से साइंस वाले आएंगे। देखो श्वसन तंत्र, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचकर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। अब ये भोजन के साथ में क्या कनेक्शन जोड़ दिया, अब इसको समझते हैं। देखो यदि ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचकर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर, अब देखो ऑक्सीजन आती कहाँ से है, अगर साइंस के स्टूडेंट है या 10वीं की थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज है तो ऑक्सीकरण होने पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब ऑक्सीकरण किसका करेंगे, भोजन का ऑक्सीकरण कर दो, ऑक्सीजन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वही चीज लिखी हुई है कि ऑक्सीजन क्या करती है, कोशिकाओं तक पहुंचती है, पहुंचकर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देती है और ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। भाई ऑक्सीकरण की अभिक्रिया आपने पढ़ी है, तो वो एक तो ऑक्सीकरण हो जाता है, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल जाता है, साथ में कुछ एनर्जी मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होगी वो अपने काम करने में यूज आ जाएगी, और ऑक्सीजन है वो तो अपने शरीर में यूजफुल है ही श्वसन करने के अंदर। आप देखो ऑक्सीजन श्वसन में अंदर ली जाती है, वह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है, ठीक है। अब ये चीज अपने को बहुत कॉमन है, ये अपने को पता है कि ऑक्सीजन जो है श्वसन के अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। भोज्य पदार्थ मतलब जो चीजें खाते हैं ना, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, भाई भोज्य पदार्थ खाना खाया, उनका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण हो गया तो अपने को क्या मिल गया, एक तो ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है, और क्या उसमें ऊर्जा बन गई, तो अपने को एनर्जी भी चाहिए, वो भी अपने शरीर में यूज हो जाएगी। लेकिन एक चीज जो अपने यूजफुल नहीं है वो है कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अपने यूजफुल नहीं है, वो अपने बाहर निकाल देते। अब देखो पूरी कहानी को समझो। भाई खाना खाया, ठीक है, खाना का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। ऑक्सीकरण करने के बाद में क्या क्या निकलता है, देखो एक तो निकलता है O2 प्लस ऊर्जा प्लस CO2, CO2 भी बन जाती है। O2 घर में यूज आ जाती है, मतलब शरीर के अंदर यूज आ जाती है, ऊर्जा अंदर यूज आ जाती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करें, ये शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। इसीलिए आपको पता होगा कि ऑक्सीजन लेता है और CO2 बाहर निकालता है। ये हर आर्ट्स के स्टूडेंट को भी पता है कि ऑक्सीजन अंदर लेता है और CO2 बाहर निकालता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि CO2 ही क्यों बाहर निकालता है, क्योंकि जब भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है तो ऑक्सीजन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा हमारे यूजफुल है, हम यूज ले लेते हैं। ऑक्सीजन यूजफुल है, ऑक्सीजन यूजफुल है तो यूज ले लिया। यूजफुल क्या नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बाहर निकाल दो। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होता है, वो शरीर से बाहर निकाली जाती है, ठीक है। और इसमें ऊर्जा मुक्त होती है और इसे ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब ऑक्सीजन बाहर से क्यों लेते हैं, भाई इतना खाना हम नहीं खा पाते कि सारी की सारी ऑक्सीजन शरीर के अंदर ही बनाए और शरीर के अंदर ही वो मतलब यूज ले ले। अपने को ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसलिए कुछ भोजन के थ्रू बन जाती है, कुछ हम बाहर से ले लेते हैं और अपना काम जो है इसी तरीके चलते रहता है, ठीक है। अब ये था डायग्राम। और उसके बाद में देखो अब मनुष्य में श्वसन अंग कौन कौन से, देखो पिछली जो स्लाइड थी उसका सार इतना ही है। भोजन होता है ना, भोजन से ऑक्सीकरण जब करवाते हैं तो ऑक्सीजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा बनती है, एनर्जी, ठीक है। ऑक्सीजन यूज ले लिया, एनर्जी यूज ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। और क्यों निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसीलिए बाहर निकाल देते हैं क्योंकि यूजफुल नहीं है। आप देखो मनुष्य का श्वसन तंत्र, अब इसके अंदर क्या खेल है, अब इसको जानते हैं। देखो श्वसन तंत्र में वे सभी अंग सम्मिलित होते हैं। अब अंग कौन कौन से, ठीक है, जिनके द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासा मार्ग, श्वास नली, श्वसनिका और फेफड़े, ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर जैसे इसको लंग्स बोलते हैं, बाकी ठीक है। देखो नासा मार्ग कौन सा होता है, ये हो गया नासा मार्ग, ठीक है, ये जो, ठीक है। उसके बाद में देखो श्वास नली, ठीक है, श्वास नली, ठीक है, ये देखो श्वास नली यहाँ पर आ जाएगी। और श्वसनिका, श्वसनिका देखो ये है श्वसनी, ठीक है। और ये देखो श्वसनिका जो ब्रोंक्यूल्स जिसको मैंने बोला था वो क्या है, श्वसनिका है। इन सब के बारे में अपने को जो है यहाँ पर पढ़ना है। देखो मनुष्य में दो नासिका छिद्र पाए जाते हैं, दोनों नासिका छिद्रों के बीच में एक पट पाया जाता है, दोनों नासा छिद्र एक गुहा में खुलते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि जो नाक है अपना, मतलब कि नाक है, वहाँ से श्वसन होता है और अपने बीच में एक कपाट लगा हुआ होता है, एक छोटी सी हड्डी टाइप की लगी हुई होती है। और इन दोनों का कनेक्शन कहाँ पर है, गले के अंदर है, ठीक है, गले के अंदर। तो इसके अंदर इतना ही है, पेपर में आने लायक, नासा मार्ग में से कुछ नहीं है। अब देखो अब है कंठ या श्वास नली। देखो श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को श्वसन नलिका से जोड़ता है, मतलब ग्रसनी को श्वसन नलिका, देखो यहाँ पर है ग्रसनी। अब इसके नीचे श्वसन का जो सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा विभाग जो है जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा विभाग जुड़ा हुआ है। वो विभाग कैसे जुड़ता है, वो जो ग्रसनी की सहायता से जुड़ता है, ठीक है। कंठ या स्वर यंत्र कहलाते हैं। स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर, देखो स्वर यंत्र जो है ना, यहाँ पर स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर मतलब गले के अंदर एक छोटा सा मांस का टुकड़ा लटका हुआ होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। देखो एक पतला पत्ती के समान कपाट पाया जाता है जिसे एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस कहते हैं। भोजन निकलने के समय यह कपाट बंद हो जाता है जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं करता है। एकदम सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद में देखो 3 नंबर पे है अपना फेफड़ा, ठीक है। इसके भी देखो 2 पार्ट है, जैसे आपको यहाँ पर आपने देखा चित्र के अंदर, फेफड़ों के अंदर भी 2 पार्ट है। देखो एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या कहानी है। देखो फेफड़ा दायां व बायां दोनों तरफ होता है, दायां फेफड़ा लंबा व बायां फेफड़ा छोटा होता है। देखो मैंने आज तक ये चीज अनुभव की है कि दायां और बायां के अंदर, साइंस के अंदर जितने भी चीजें पढ़ते हैं वो दायां जो होता है वो हमेशा जीत के अंदर रहता है,
ठीक है। दाई जो चीज होती है वो हमेशा ही जीत में रहती है। देखो ए बे से द ऑप्शन आते हैं ना, तो मैंने कैसे याद किया, पहले बायां आता है, इसका मतलब जो हो गया पहले जो आता है वो बायां, मतलब ये वाला क्या हो गया, ये बायां हो गया, ये वाला क्या हो गया, दायां हो गया। उसी तरीके से जो द है ना, ये दायां, दायां मेरे ध्यान में ऐसा है कि हमेशा जीत में रहता है, मतलब मैंने ये याद किया हुआ, ट्रिक बनाई हुई है कि दायां जीत में रहता है, इसलिए मेरे को सारी जीत वाली चीजें याद रहती है। ठीक है, तो दायां क्या है, फेफड़ा दायां जो है वो बड़ा पाया जाता है, और जो बायां होता है, बायां मतलब कि लेफ्ट जो होता है, और ये है राइट। ठीक है, ये छोटा होता है। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया कि जो अपना दायां होता है वो हमेशा जीत में रहता है। क्या रहता है, दायां जो होता है हमेशा जीत में रहता है। तो दायां बड़ा हो गया, जीत में है। यहाँ पर दाएं फेफड़े में 3 लोब्स पाए जाते हैं, पालियां मतलब लोब्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। एक कमेंट आया था कि भाई थोड़ा बहुत जो है इंग्लिश के अंदर भी बताया जाए, तो वैसे तो 10वीं जो मैंने की है वो मैंने हिंदी मीडियम से की है, तो मुझे जो मज़ा आता है ना वो हिंदी के अंदर ही आती है। बाकी सारे सब्जेक्ट में इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन 10वीं तक की जो साइंस है वो ज़्यादातर है, मतलब मोस्टली अगर मैं बायोलॉजी का पार्ट बोलूँ वो तो थोड़ा सा जो है हिंदी में पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। बाकी जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट होगा वो तुम कहोगे तो पूरा इंग्लिश में चल जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत जो टर्म्स मेरे को पता है वो मैं आपको बायोलॉजी वाले, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स की तो मुझे सारी पता है, लेकिन ये बायोलॉजी की थोड़ी टर्म्स जो है मैंने इंग्लिश में नहीं पढ़ी है। देखो बायां फेफड़ा जो है, मैंने फेफड़ा आपको बताया ना, दायां हमेशा जीत में रहता है, तो दाएं में 3 लोब्स होते हैं और बाएं के अंदर 2 लोब्स मतलब 2 पालियां होती है। ठीक है, देखो अब देखो एक यहां पर भी देखो, एक फिर से वही बात कहूंगा कि जैसे हमने मशीनों को बनाया है, भगवान ने हमें बनाया है एज ए मशीन। ठीक है, जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि जो लीवर होता है ना, लीवर, इसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई होती है। ठीक है, लीवर जो होता है ना उसके ऊपर, उसको रफ नहीं बनाया जाता, उसके ऊपर कोई ना कोई चिकनापन लाने के लिए, नुकसान ना हो इसके लिए एक क्या होती है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसको क्या बोलते हैं, पैराटोनियम बोलते हैं। ठीक है, अब दिमाग जो होता है ना अपना, अंदर से खोल के देखना कभी, ठीक है, तो उसके ऊपर एक चिकनापन पाया जाता है, उस चिकनेपन का जो झिल्ली होती है उसको भी क्या बोलते हैं, मस्तिष्क की झिल्ली। ठीक है, वो भी पेराटोनियम होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके अलावा मस्तिष्क में रोग कौन सा होता है, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। ठीक है, किससे संबंधित रोग है, तो दिमाग से संबंधित रोग है। दिमाग की जो झिल्ली होती है उसके ऊपर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, अब देखो मेन टॉपिक क्या है, फेफड़े के ऊपर देखो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, तो फेफड़ों के ऊपर देखो जो फेफड़े हैं, फेफड़े पर कौन सी मेम्ब्रेन है, तो प्लूरल। ठीक है, सुना है ना सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पर एक फेफड़ा होता तो कहते हैं सिंगुलर है, और 2 फेफड़े है तो प्लूरल है। तो याद करने का तरीका है कि फेफड़े के ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती है। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन अवतरित रहती है। श्वास लेने व छोड़ने पर फेफड़े फैलते व सिकुड़ते हैं, ये देखो अपने को पता है, श्वास लेते हैं जैसे, ठीक है, फेफड़े फैलते हैं, श्वास जब छोड़ते हैं तो सिकुड़ते हैं। अब ये होता क्यों है, ये डायफ्राम है ना, वो डायफ्राम वो मेन आदमी है, वो क्या है, धक्के लगाने का काम कौन करता है, वो जो है डायफ्राम करता है। ठीक है, उसके बाद में देखो डायफ्राम, यह फेफड़ों में हवा भरने व निकलने पर फेफड़ों से हवा अंदर व बाहर करने में मदद करता है। ठीक है, अंदर बाहर, भाई जैसे यूँ समझ लो कि जैसे मान लो ये एक पेन है और यहाँ पर यूँ समझ लो कि ये एक दूसरा पेन है। ठीक है, अब ये दोनों पेन है, ठीक है, और इसके अब नीचे क्या है, एक गुब्बारे की समान, यूँ समझ लो इधर गुब्बारा है और एक यहाँ पर है और एक इधर गुब्बारा है। ठीक है, अब देखो, अब इससे हवा कैसे बाहर निकलेगी, अपने आप हवा नहीं बाहर से निकल सकती। अब लेटर सपोज ये जो गुब्बारे यहाँ पर लगे हुए हैं, इनके नीचे से मैं यूँ सपोर्ट करूँ तो थोड़ा सा जितना सपोर्ट करूँगा उतनी हवा बाहर निकल जाएगी। तो ये जो सपोर्ट है ना वही क्या है अपना, वो अपना है एक डायफ्राम, वो अपना क्या है, वो डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम क्या है, एक सपोर्टर है। ठीक है, सपोर्टर है, किसको सपोर्ट करता है, फेफड़ों को करता है, हवा को बाहर व अंदर लाने का कार्य करता है। उसके बाद में देखो श्वसन की क्रियाविधि, अब यहाँ से जो है ना वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है स्टार्ट जो हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न जो बनते हैं वो टेक्निकली या रासायनिक जो केमिकल चीज़ें जो होती है वहाँ से साइंस वालों के लिए ज़्यादा बनती है। ठीक है, अब देखो
श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन कैसे किया जाता है, कैसे सांस लिया जाता है। देखो सांस के अंदर दो कहानियां हैं, एक बाह्य श्वसन होगा और एक आंतरिक श्वसन होगा, मतलब गैसों का परिवहन होगा। देखो एक बाह्य श्वसन होगा और एक गैसों का परिवहन होता है, मतलब गैसों का आना जाना लगा रहता है। अब देखो बाह्य श्वसन के अंदर क्या होता है, प्राणी व वातावरण के बीच में गैसों का आदान प्रदान बाह्य श्वसन कहलाता है। इसे दो पदों में समझा जा सकता है। भाई श्वसन कैसे होता है, इंसान और पेड़ पौधों के बीच में, या फिर मैं कह सकता हूँ प्राणी व वातावरण के बीच में गैसों का आदान प्रदान ही क्या है, श्वसन कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। इससे दो पदों में समझा जा सकता है, एक श्वासोश्वास, एक है गैसों का विनिमय। भाई विनिमय का मतलब क्या होता है, लेन देन, एक हाथ लेना और एक हाथ देना, ठीक है। देखो एक बाह्य श्वसन है, एक आंतरिक श्वसन भी इसके अंदर होता है, ठीक है, एक आंतरिक श्वसन भी होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अपने इसमें क्या देखेंगे, बाह्य श्वसन, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर देखो दो चीजें थी, एक बाह्य श्वसन है, बाह्य श्वसन के बाद में मैंने एक आंतरिक या अंतः श्वसन बताया, तो अंतः श्वसन भी इसमें आ जाएगा। अब देखो बाह्य श्वसन के अंदर श्वासोश्वास है, तो श्वासोश्वास का मतलब अब अपने क्या करते हैं, समझते हैं। देखो फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है, इसे सांस लेना या श्वास उच्छ्वास कहते हैं। मतलब सांस लेना, श्वास निकालना, श्वासोच्छ्वास का मतलब श्वास लेना और श्वास निकालना दोनों क्रियाएं हैं। फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी जाती है और निकालना, मतलब सांस लेना, सांस बाहर निकालना, ये क्या है, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। याद करने वाली कोई चीज नहीं है, पेपर में आने लायक कोई भी चीज इसके अंदर नहीं है। चीज कहाँ पर आ जाएगी, जहां पर टेक्निकल चीजें हो जाएगी ना, ठीक है, वहां पर अपना जो है पेपर लायक काम शुरू हो जाएगा। अब देखो अंतः श्वसन, जब वातावरण से गैस फेफड़ों में भरी जाती है, सांस लिया भर गई, अंतः श्वसन होता है। ऐसी स्थिति में फेफड़ों में निम्न दाब होता है। भाई सांस अंदर कब जाता है, देखो अपने क्या होता है, हाई उच्च दाब, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है हवाएं चलती है, ठीक है। थोड़ा सा जीके के तरफ अगर मैं लेकर जाऊं तो आपको पता होगा अपना जैसे रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है, रेगिस्तानी इलाके के अंदर बारिश कब आती है, देखो रेगिस्तान है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो दाब जो होता है वो क्या होता है, दाब जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, दाब जो होता है कम हो जाता है। ये उल्टा चलता है, मतलब गर्मी और दाब एक दूसरे के व्युत्त क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दाब निम्न है तो कहीं से हवाएं आएगी, कहीं से हवाएं आएगी तो साथ में बादल को बहा कर लाएगी, बादल को बहा कर कैसे लाई, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, ठीक है। और उसी तरीके से देखो, ठीक है, तो यहां पर भी देखो ऐसी स्थिति में फेफड़ों में भैया हवा निकाल दी, अब फेफड़ों में निम्न दाब हो गया, निम्न दाब हो गया तो अब इसको सांस को अंदर आना पड़ेगा, ठीक है। वह डायफ्राम नीचे की ओर होते हैं, वह फेफड़ों का आयतन अधिक होता है। भाई निम्न दाब है, निम्न दाब है तो उनका जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, वो अधिक हो जाएगा। अधिक होने से देखो डायफ्राम नीचे की ओर खिसक जाता है, डायफ्राम जो होता है नीचे की तरफ खिसक जाता है। भाई ऊपर कब होता है, ऊपर जब हवा बाहर निकालनी होती है। भाई जैसे मान लो यहाँ पर है डायफ्राम, यहाँ पर अभी कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहा है, जब प्रेशर लगाएगा तो वो हवा को बाहर निकालने के लिए, भाई अभी तो हवा होगी तो बाहर निकालेंगे ना, अभी तो हवा है ही नहीं, हवा है ही नहीं, इसका मतलब डायफ्राम आराम की कंडीशन है। डायफ्राम का काम है हवा को बाहर निकालना, जब हवा नहीं है तो डायफ्राम नीचे की तरफ यूं रहेगा एकदम सुस्त, ठीक है, एकदम मजे के अंदर अपने, ठीक है। तो देखो फेफड़ों में निम्न दाब होता है, दाब कैसा होता है, भाई दाब निम्न है, फिर टेंशन नहीं है, डायफ्राम को टेंशन नहीं है कि दाब निम्न है, वो अपने पड़े हैं, अपने को टेंशन नहीं है, अभी तो पहले हवा आएगी तब अपना काम निकालने का है, ठीक है। तो डायफ्राम नीचे रहेगा अपने नॉर्मल कंडीशन के अंदर। देखो देखो डायफ्राम वैसे ही काम करता है जैसे मान लो कि कोई वो तीर देखा होगा आपने, जो धनुष टाइप का, ऐसा टाइप का, ठीक है। फिर अपने बचपन में यहाँ पर वो लगा कर वो तीर यूं मारते थे, ठीक है। तो अब डायफ्राम ऐसी कंडीशन में कब रहता है, जब उसको काम करना होता है, टाइट कंडीशन में कब रहता है, जब उसको काम करना होता है। अब जब उसको गैस बाहर ही नहीं निकालने तो वो रहता है एकदम नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब देखो फेफड़ों का आयतन अधिक रहता है,
भाई सब मौज के अंदर है तो आयतन एकदम बढ़िया ज़्यादा रहेगा। आयतन आयतन कम कब होता है, जब उसको धक्का लगाने लग जाते हैं तो वो क्या होता है, उसका आयतन कम हो जाता है। तो डायफ्राम नॉर्मल कंडीशन के अंदर सब बढ़िया चलेगा, मतलब आयतन अधिक रहेगा। तथा वायु उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है तब अंतः श्वसन होता है। मतलब अंतः श्वसन अगर कोई पूछ ले कि सांस अंदर ही क्यों जा रहा है, भाई सांस अंदर, फेफड़े जो है वो समझदार इंसान तो है नहीं, उनको कैसे पता चल रहा है कि सांस अंदर लेना है। कोई भी अगर डाउट पूछ ले तो उनको ये बताना है कि वायु जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है। अब अंदर श्वसन, जब सांस सारा बाहर निकाल दिया तो अंदर निम्न दाब हो गया, तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा बहेगी तो क्या हो जाएगा, श्वसन। ऐसा श्वसन को क्या कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं अंतः श्वसन। अब निश्वसन मतलब कि श्वसन मतलब सांस को जो है वो बाहर निकालना। कैसे निकालेंगे, फेफड़ों में गैस भर जाने पर डायफ्राम ऊपर की ओर धक्का लगाने लगता है। जैसे ही स्थिति टाइट होती है ना तो डायफ्राम कहता है अब अपना काम आ गया, अब इन गैसों को बाहर निकालेंगे तो अपने टेंशन फ्री होंगे। तो डायफ्राम क्या कहता है, जब निम्न दाब होता है तो एकदम आराम से पड़ा रहता है। ठीक है, जैसे ही दाब बढ़ा तो उसकी टेंशन भी बढ़ जाती है, तो वो क्या होता है, टाइट कंडीशन के अंदर आ जाता है, मतलब ऊपर की तरफ आ जाता है। ऊपर की तरफ आ जाता है ना तो वो श्वसन हवा को बाहर निकालने का काम करता है। हवा को क्या करता है, धक्का देकर जो है वो बाहर निकालने का काम करते हैं, धक्का देकर बाहर निकालने का काम करते हैं। इसको क्या कहते हैं अपने, इसको निश्वसन कहते हैं। अब गैसों का परिवहन, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंस जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, अभी जैसे ये फर्स्ट पेज था, यहाँ से 1% है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर 10% हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब अपना प्रश्न आने की संभावनाएं बढ़ती बढ़ती जा रही है। देखो, श्वसन गैसों में O2 व CO2 का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा होता है। भाई रक्त जो अपना परिसंचरण तंत्र है शरीर के अंदर वो क्या करता है, वो वही काम करता है, ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 बाहर निकाल रहा है। नाइट्रोजन भी शरीर के अंदर जाती है लेकिन उतनी जो है नहीं जाती है, मतलब कि जो जाती है शरीर ग्रहण नहीं करता, जैसा लेता है वैसा का वैसा वो उसको क्या कर देता है, बाहर निकालने का काम करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। अब देखो मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा था कि जो अपने शरीर के अंदर जो रक्त है ना, मतलब ब्लड जो है वो एक बसों की तरह है, बस ट्रेन की तरह ट्रांसपोर्टेशन सुविधा जो शरीर के अंदर देता है ना, ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है अपने शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर जो ब्लड है ना वो करता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन एक जगह पड़ी हुई है, ऑक्सीजन एक जगह यूं पड़ी हुई है, अब इसको ले जाने का काम कौन करेगा, भाई ऑक्सीजन कहाँ पड़ी हुई है, अपनी नाड़ियों के अंदर पड़ी हुई है, तो वहां पर ब्लड आएगा और ब्लड साथ में उसको लेकर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब कौन लेकर जाता है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन, भाई आरबीसी जो है, ठीक है, अब ये रेड क्यों है, रेड ही क्यों है, ये रेड रंग देने का काम करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो एचबी जो होता है वो हीमोग्लोबिन अपने को लाल रंग देने का काम करता है। इसका मतलब जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, मतलब आरबीसी और हीमोग्लोबिन अलग अलग इंसान नहीं है, एक ही परिवार के जो है हिस्से हैं, मतलब जो आरबीसी है वो पिता है, हीमोग्लोबिन उसका बेटा है, बच्चे हैं। ठीक है, ले जाने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन का काम तो अल्टीमेटली करता तो ब्लड है, ब्लड को साइंस की भाषा में क्या कहेंगे, आरबीसी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, यह चमकदार रंग होता है। ठीक है, भाई देखो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, साथ में जाते रहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अच्छी बनने लग जाती है तो थोड़ा सा मामला थोड़ा सा आगे बढ़ने लग जाता है। ठीक है, जैसे ही मामला आगे बढ़ता है तो ये क्या बन जाता है, एक परिवार बन जाता है। ठीक है, ये बना लेते हैं आपस में परिवार। अब ये परिवार जो बन जाएगा तो इनका नाम क्या हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखो शरीर के अंदर जैसे जिनकी हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम रहती है, मतलब श्वसन से संबंधित प्रॉब्लम जिनको रहती है वो थोड़े सूखे सूखे से रहते हैं, मतलब रूखे रूखे से रहते हैं, चमकदार नहीं रहते। लेकिन जिनके श्वसन अच्छा हो रहा है, जिनके शरीर में ब्लड की कमी नहीं है,
वो हमेशा यूँ चमकदार, यूँ चमकते रहते हैं, मतलब कि अच्छी शाइनिंग उनके चेहरे पे रहती है। मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बेस्ट है, वहां पर चमकदार होंगे। इसीलिए देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, यह चमकदार लाल रंग का होता है। जो जैसे दिखते हैं ना टमाटर जैसे एकदम चमकदार जो इंसान दिखते हैं, इसका मतलब उनका श्वसन तंत्र बहुत अच्छा है और उनके अंदर जो है अपने ब्लड की अच्छी मात्रा है और ऑक्सीजन अच्छी मात्रा के अंदर है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसी होती है, चमकदार लाल रंग की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोनों मिलकर परिवार जो बनाया था ना, कोशिकाओं तक पहुंचने पर यह ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन पुनः ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन में टूट जाते हैं। अब देखो ये बिल्कुल पारिवारिक सी स्थिति है। ठीक है, देखो दोनों कॉलेज के अंदर थे, ठीक है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब कॉलेज के अंदर थे तो कुछ टाइम बाद में क्या हो गए, दोनों ने परिवार बना लिया। ठीक है, तो परिवार बनाने से पहले ये कैसे थे, चमकदार, लाल चमकदार। ठीक है, लेकिन जैसे ही गृहस्थी के अंदर गए तो उनके साथ में क्या हो गया, कोशिकाओं तक पहुंचने पर, मतलब अपने घर पे पहुंचने पर ये क्या हो जाते हैं, आपस में टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन पुनः ऑक्सीजन व हीमोग्लोबिन में टूट कर फिर से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है। कोशिकाओं में आंशिक दाब कम होता है। ठीक है, इस प्रकार मुक्त हुई ऑक्सीजन ऊतकों की कोशिकाओं तक पहुंचती। देखो कहानी क्या कहती है, मतलब कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और वो कोशिका तक पहुंचती है। तो कोशिका तक पहुंचने पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। ऑक्सीजन अपने रास्ते, मतलब कि ऑक्सीजन का काम क्या, अपना श्वसन के लिए होता है, मतलब ऊतकों तक, मतलब कोशिकाओं तक पहुंचने का कार्य किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंच जाता है या फिर हम कहें कि ऊतकों तक पहुंच जाता है। ठीक है, बस ये कहानी है इनकी, मतलब कि हीमोग्लोबिन कहीं अलग ही पड़ा रहता है और ऑक्सीजन अपना पूरी गृहस्थी वापस अपनी सेट कर लेता है, मतलब ऊतकों की कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखो, अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन को तो हमने पढ़ लिया, ऑक्सीजन की तो प्रेम कहानी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमेशा की तरह अधूरी की अधूरी है। ठीक है, इंसानों की तरह। ठीक है, अब देखो उसके बाद में देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलकर, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। अब ये देखो यहाँ से तुम अगर याद करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि खाली प्री नहीं मेंस तक के अपने को ऐसा कोई चांस छोड़ना ही नहीं है कि कहीं से प्रश्न का नंबर कट जाए। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ऑक्सीजन की कहानी खत्म। कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के जो प्लाज्मा, देखो प्लाज्मा क्या होता है, देखो जो खून होता है ना, खून ब्लड, ठीक है, ब्लड में एक लिक्विड होता है। ठीक है, ऐसे नहीं बनता खून, सीधा नहीं बनता, खून में पहले लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और उसमें देखो ऐसे क्रंची क्रंची तो दाने के समान संरचना होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, मतलब और भी चीजें होती है और भी मसाला इसके अंदर होता है, तो मेनली ये दोनों चीजें मिलकर ब्लड बनाती है, प्लाज्मा और आरबीसी। तो फिलहाल बात की जा रही है आरबीसी की। आरबीसी में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में घुलकर क्या बनाती, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। तो याद कर लेना CO2 प्लस प्लाज्मा, ठीक है, ये बनाती है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, इस प्रकार से केवल 7% CO2 का ही परिवहन होता है, वह 70% परिवहन बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है और 23% कार्बेमिनों के रूप में बनाती है। मतलब पूरे 100% का डिवाइडेशन देखो इसके अंदर दिया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो 100% है ना, 100% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब ये क्या करती है, देखो 7% बनाती है कार्बोनिक अम्ल बनाती है। ठीक है, वह 70% बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये देखो ये कार्बोनिक है, ये बाइकार्बोनेट्स है। ठीक है, और 23% क्या बना लेती है, कार्बेमिनो बनाती है। तो ये देखो एक ही जैसे शब्द हैं। सबसे पहले देखो कौन है, कार्बोनिक है, निक, NIC। ठीक है, कार्बोनिक है। ठीक है, ये है कितना, 7%।
उसके बाद में बाई कार्बोनेट्स है तो 7 का 70 हो गया। भाई ये क्या है, ये बाई है, बाई मतलब अपने मारवाड़ी के अंदर बाई मतलब लेडीज है, लड़की है, ठीक है, बहन है, ठीक है। तो बाई, बाई का नाम आते ही वो 7 का क्या हो जाता है, 70 हो जाता है। तो ये देखो बाई कार्बोनेट्स 70, ये है कार्बोनिक, ये कार्बोनेट्स कौन सी, बाई कार्बोनेट्स कितना 70%, और कार्बोमिनो, ठीक है, कार्बोमिनो, ठीक है, ये है 23%, ठीक है। ये याद कर लेना, काफी ज्यादा तो आपको याद हो चुका होगा। भाई बाइकार्बोनेट 70 है, कार्बोनिक कितना है, निक है 7%, और कार्बोमिनो, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 23। अब चलते हैं देखो नोट के ऊपर, थोड़ी सी कॉमन जो सामान्य बातें होती है थोड़ी सी उसकी जानकारी भी अपने को होनी चाहिए। तो देखो मनुष्य में सांस लेने की दर कितनी होती है, 12 से 15 बार प्रति मिनट, व जन्म के समय 40 से 70 बार प्रति मिनट होती है। श्वसन के दौरान 1500 मिली। अब देखो ये चीज तो कोई भी याद कर लेगा कि 1 मिनट में सांस कितना, 12 से 15 बार, ठीक है, ये है श्वसन, ठीक है। अब देखो एक होती है हार्ट बीट होती ना, मतलब कि हृदय का धड़कना 1 मिनट में कितना, 72 से 75 बार, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, पेपर में प्रश्न एकदम इजी सा आएगा और आधे गलत करके आएंगे, 72 से 75 बार कर देंगे। तो श्वसन जो होता है ये 12 से 15 बार होता है, कई बार 12 से 18 भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो 12 से 15 या 12 से 18 बार होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, ठीक है, इसके अंदर 40 से 70 बार होता है, 40 से 70 बार इनके अंदर क्या होता है, श्वसन की दर होती है, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, श्वसन के दौरान 1500 मिली वायु फेफड़ों में भरी रहती है, मतलब 1500 मिली मतलब 1.5 लीटर, मतलब 1.5 लीटर वाली जो बोतल होती है उसके अंदर जितनी गैस होती है उतने तो फेफड़े में अपने कहीं ना कहीं फंसा के रखते हैं, मतलब 1500 ml जो है फेफड़ों के अंदर भरी हुई रहती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बच्चों में ज्यादा है और बड़ों में कम क्यों है, उसका रीजन बताता हूँ। भाई श्वसन जब करते हैं तो हर अंग को श्वसन की जरूरत पड़ती है, मतलब कि वो पूरे शरीर के अंदर जो गैस है वो घूम कर आती है। तो जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा राउंड। भाई छोटी साइकिल है तो 1 मिनट में कितने पेडल मारेगी, ये मार देगी 40 पेडल, ठीक है। बड़ी साइकिल है तो 1 मिनट के अंदर पेडलों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए अब अपने शरीर के अंदर शरीर बड़ा है इसलिए पेडलों की संख्या कम है, इसलिए 12 से 15 बार है। छोटा बच्चा है, घूमना कितना है, इतनी तो बॉडी है, ठीक है, ये घूमता रहेगा सांस, तो एक बार 40 से 70 राउंड कर लेता है, ठीक है। अब देखो एक फैक्ट और बताता हूँ कि जनरली जो गर्भवती महिलाएं होती है वो शिशु जो है वो मेल है, लड़का है या लड़की है, इसका अंदाजा कैसे लगाते हैं। यूट्यूब पर भी काफी वीडियो देखो इसके ऊपर एकदम फालतू के बनाए जाते हैं कि ऐसा बताया जाता है कि जिनकी हार्ट बीट जो होती है ना वो 150 प्लस है तो यूं बताया जाता है कि बॉय होगा, ठीक है। और 150 से मतलब 150 से कम है तो बॉय होगा, 150 से ज़्यादा है तो गर्ल होगा, ऐसा बताया जाता है। अब देखो अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आप खुद सोच के देखो कि जो बच्चा छोटा होता है ना साइज के अंदर, उसकी उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, वो श्वसन होती है, ठीक है, श्वसन रेट या फिर हार्ट बीट जो होती है, ये हार्ट बीट है, हार्ट बीट उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब जितना छोटा बच्चा हार्ट बीट उतनी ही ज़्यादा। तो उससे लड़का या लड़की होने का कोई संबंध नहीं है, मतलब हार्ट बीट के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि बच्चा छोटा है या बच्चा जो साइज में बड़ा है, ठीक है, इतना सा पता लगता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखो कुछ प्राणियों में श्वसन अंग कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। श्वसन अंग किस प्रकार के होते हैं, मतलब हर इंसान जो है, जैसे मछली होती है, वो मैंने तीसरी क्लास के अंदर पढ़ा था कि मछली जो होती है वो गलफड़ों से, मतलब कि जो उनके शल्क होते हैं ना, मतलब कमर के ऊपर, ठीक है, उसके द्वारा वो क्या करती है, श्वसन क्रिया करती है। इंसान होता है वो अलग करता है, फेफड़ों से करता है, ठीक है, मतलब जो फुसफुस जो उनके होते हैं उनके द्वारा करते हैं। अब जैसे एक देखो जैसे वो होता है कॉकरोच, कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच ये किससे श्वसन करता है, ये श्वास नली से करता है। पूरा का पूरा पढ़ेंगे, कॉकरोच के बारे में शानदार एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो आपको पहले नहीं पता होगा, ठीक है। अब देखो देखो झींगा मछली, देखो झींगा क्या है, झींगा भी एक मछली है, मछली भी मछली है, और सीप भी एक क्या होती है, सीप जो होता है ना सीप, ठीक है, वो भी क्या है, मछली। मतलब जो समुद्री जो जीव है उनकी बात कर रहा हूँ। वो कहाँ से करते हैं, क्लोम या गिल से करते हैं, रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है, इसका रीजन बताऊंगा, ठीक है, रीजन बताऊंगा।
मछली होती है, झींगा होती है और सीप, ये तीनों किससे करती हैं? क्लोम या गिल से। गिल क्या होते हैं? गलफड़ों को बोला जाता है। गलफड़े जो उनके पूरे शरीर के ऊपर होते हैं ना, जो जब मछली को खाने के लिए तैयार किया जाता है तो सबसे पहले उसके ऊपर के क्या शल्क हटाए जाते हैं, उसके जो क्लोम या गिल होते हैं वो उससे चाकू से हटाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद में छिपकली हो गया, पक्षी हो गए, मनुष्य, ये याद कर लेना कि फेफड़े या फिर फुसफुस से। भाई श्वसन नली नहीं है, ये ध्यान रख लेना। श्वसन नली से इंसान जो है श्वसन नली से श्वसन नहीं करता है। श्वसन नली अलग है, फेफड़े अलग है। लंग्स से करता है, सुना होगा लंग्स से इंसान क्या करता है? लंग्स से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। कौन कौन करता है? देखो छिपकली, पक्षी और मनुष्य, ये तीनों करते हैं फेफड़ों से, ठीक है। छिपकली हो गया, पक्षी हो गया और मनुष्य हो गया। केंचुआ जो होता है ना वो त्वचा से करता है। केंचुआ जो होता है ये त्वचा से करता है। देखो त्वचा से क्यों करता है उसका रीजन बताता हूँ। केंचुआ वो जीव है जिसके अंदर, देखो इसका मुझे क्या बताना रीजन, ठीक है। देखो केंचुआ क्या है? केंचुआ वो जीव है जिसके अंदर देखो बीच में तो एक जो है सीटी लगी हुई होती है, एक साइड तो इसके मेल होता है, ठीक है, एक साइड इसके अंदर क्या होता है? फीमेल होती है। मतलब एक जीव के अंदर एक साइड मेल है और एक साइड क्या है? इसके अंदर फीमेल पाई जाती है। किसमें? केंचुए के अंदर। अब ये त्वचा से श्वसन क्यों करता है? देखो वैसे ही बेचारे की सांस हमेशा उठी हुई रहती है कि एक साइड उसकी क्या होती है? एक साइड उसकी पत्नी साथ में है उसकी, एक साइड जो है पति है, तो बेचारे पति का सांस हमेशा उठा हुआ रहता है। तो नाक से तो कितना सांस ले पाएगा? मतलब नाक में तो एक दो छिद्र होते हैं, थोड़ा सांस ले पाएगा। तो स्किन से बहुत सारा सांस खींच सकता है। मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो केंचुआ किससे करता है? त्वचा से श्वसन करता है। मनुष्य किससे करता है? फेफड़े से करता है। छिपकली किससे करती है? फेफड़े से करती है। पक्षी किससे करता है? फेफड़े से श्वसन करता है, ठीक है। इसका रीजन मैं बताऊंगा, और ठीक है, और इसके अंदर देखो, ठीक है, एक देखो एक कॉकरोच का रीजन भी बताऊंगा मैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये दो जो है। अब देखो टिड्डे हो गए, मक्खी हो गई, तिलचट्टे हो गई, ये किससे करते हैं? अब इसके अंदर देखो कॉकरोच भी ले लो एक, ठीक है, कॉकरोच भी इसके अंदर साथ में ले लेते हैं। देखो टिड्डे हो गए, मक्खी, मतलब छोटे वाले जो जीव होते हैं ना, जो अपने गर्मियों के अंदर जो अपने को खाने का काम करते हैं, छोटे छोटे जो बारिश से जन्म ले लेते हैं, वो वाले हैं। मक्खी हो गया, टिड्डे हो गए, तिलचट्टे हो गए, कॉकरोच हो गए, छोटे छोटे जो ऑर्थोपोडा जो वर्ग होता है, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा एक वर्ग होता है, अपने साइंस में आगे पढ़ेंगे और बायोलॉजी के हैं अगर आप, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें ये किससे करते हैं? श्वसन नली से श्वसन करते हैं। ये याद रखना है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे श्वसन नली से करते हैं, लेकिन इंसान जो है वो किससे करते हैं? फेफड़ों से करते हैं। इंसान के अंदर मनुष्य आ गया, ठीक है। अब इन कीड़ों मकोड़ों को खाता कौन है? छिपकली, तो छिपकली आ गया। और पक्षी इसको खाते हैं, छोटे छोटे जीवों को, तो ये तो करते हैं फेफड़ों से और ये करते हैं श्वास नली से। अब देखो एक जबरदस्त चीज बताता हूँ, ठीक है। जो मछली होती है ना, मछली, ये करती है गलफड़ों से, और इंग्लिश में कहते हैं गिल या क्लोम से श्वसन करती है। क्यों करती है उसका रीजन बताता हूँ। देखो ये रहते हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है क्या? बहुत कम मात्रा के अंदर होती है, ठीक है भाई, बहुत कम मात्रा के अंदर होती है। जैसे ठीक है ये पानी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक मछली है, ठीक है। अब इसको श्वसन करना है भाई, श्वसन तो उसको जो सांस है वो पूरी मात्रा उसको चाहिए होगी। अगर उसके पास में सिर्फ दो नाक होते, जो अपने पास में है सिर्फ एक नाक होता, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम जा पाती, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले से है ही नहीं पानी के अंदर। इसलिए भगवान ने उसको क्या किया? पूरे शरीर के ऊपर नाक दे दी। मतलब कि थोड़ी 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 थोड़ी, जहां पर हम एक साथ में बहुत सारी खींच लेते हैं, क्योंकि पूरी पूरी ऑक्सीजन है, इनके पास में ऑक्सीजन कम है, तो इनको ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत सारी जगह दी जाती है। पूरे शरीर के ऊपर क्या होते हैं? इसके गिल्स या क्लोम पाए जाते हैं, जिससे क्या थोड़ी थोड़ी सांस खींचते हैं और उनकी पूर्ति पूरी हो जाती है। तो ये एकदम लॉजिकल रीजन है कि मछली कहाँ से, जो पानी के अंदर जीव रहते हैं वो सारे करते हैं क्लोम से, मोस्ट प्रोबेबली, ज्यादातर कह रहा हूँ, ठीक है, क्लोम और गिल से करते हैं। जो जीव जो ऑर्थोपोडा वर्ग के हैं, मतलब मक्खी, कीड़े, मधुमक्खी टाइप के जो होते हैं, वो श्वसन नली से करते हैं। किससे करते हैं? श्वसन नली से श्वसन करते हैं। अब इनको मारने वाले एक तो इंसान हो गया, एक इसको खाने वाले कौन होगी? छिपकली होगी, एक इनको खाने वाले पक्षी हो गए। ये किससे करते हैं? फेफड़ों से श्वसन करते हैं। इंसान भी फेफड़ों से करता है। केंचुआ मैंने आपको बता दिया कि एक केंचुए के अंदर एक साइड मेल है, एक साइड फीमेल है, बेचारे की सांस तो वैसे ही फूली रहती है, तो वो किससे करता है? वो त्वचा से श्वसन, ठीक है, त्वचा से श्वसन करता है। अब देखो एक चीज, कॉकरोच, आपने देखा होगा कि जो कॉकरोच होता है, मतलब कॉकरोच जैसे होता है ना,
ठीक है, मान लो ये वाला अपना क्या है, कॉकरोच है, ठीक है। अब देखो उसकी गर्दन काट देना है यहाँ से, कॉकरोच की, मतलब वास्तव में करनी नहीं है लेकिन लेटेस्ट सपोज अगर आपने कहीं देखा हो तो कॉकरोच की जब उसकी गर्दन काट दी जाती है और अलग कर दी जाती है, फिर भी वो जो है 7 दिन तक अपना जो है जीवन निर्वाह करता है। उसका रीजन क्या है? देखो कॉकरोच के अंदर जो श्वसन नली होती है ना, वो यहाँ पर होती है, गले के पास में, गले के पास में, ठीक है। अब यहां से जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, शरीर तो अलग हो गया, शरीर तो अलग हो गया, लेकिन श्वसन नली कहां पर है, यहां पर। तो सांस तो उसको आ रहा है भाई, सांस तो उसका कनेक्शन कट नहीं हुआ, इसका मतलब सांस तो उसको पूरा पूरा आ रहा है। तो कॉकरोच जब उसको काट दिया जाता है तो कॉकरोच की जो श्वसन है वो बराबर चलता रहता है, फलस्वरूप 7 दिन तक उसकी डेथ नहीं होती। उस और मरने का रीजन, जब 7 दिन बाद में वो मरता है तो वो भूख से मरता है। कैसे मरता है? भूख से, क्योंकि भोजन जाने की अब उसके पास में जगह नहीं है, तो सभी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं रुक जाएगी, लेकिन सांस उसका चलता रहेगा, इसलिए 7 दिन तक उसकी मृत्यु नहीं होती। क्योंकि वो जो श्वसन करता है वो कहाँ से करता है? कॉकरोच करता है श्वसन नली से, जो श्वसन करता है। इनमें से कोई भी जानवर है, उन जानवरों को वहां से काट देना जहां पर उनकी श्वसन नली है, उससे पहले से काट देना। वो जानवर कभी भी जो है सांस की कमी से नहीं मरेगा, वो हमेशा भूखा ही मरेगा, या फिर उसको कोई जीव खा जाए तो एक अलग बात है, बाकी ये नहीं मरते। अब उसके बाद में देखो श्वसन संबंधी रोग, ये भी बहुत जो है इंटरेस्टिंग रोग है। देखो अस्थमा जो है एलर्जी, ठीक है, एलर्जी वाला रोग है। कैसा रोग है? एलर्जी वाला रोग है। मतलब एलर्जी किससे हो सकती है? देखो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाया था, तो उसके अंदर जलवाष्प होती है, जलवाष्प मतलब सीलन से। तो जो अस्थमा का मरीज होता है उसको जलवाष्प से मतलब सीलन से जो होती है, सीलन से एलर्जी होती है, धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, ठीक है। तो इनको सबसे ज्यादा दिक्कत कब रहती है? दिवाली का जैसे मौसम होता है उस टाइम हर कोई धूल मिट्टी झाड़ने के अंदर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। श्वास लेने में कठिनाई होना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। देखो सिलिकोसिस, साइंस के हो तो पता होगा, सिलिका का मतलब होता है मिट्टी। तो मिट्टी की खदानों में, सिलिका की खदानों में काम करने वाले लोगों को यह रोग होता है। इसमें क्या होता है? देखो देखो जैसे अपने गाड़ी चलाते हैं और चश्मा नहीं लगाया हुआ होता है, तो मिट्टी आंख में गिरती है, फिर वो लाल हो जाती है। लाल क्यों होती है? आंखों में सूजन आ जाती है। उसी तरीके से मिट्टी जब लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर जाती है, तो वहां पर भी सूजन आ जाती है उसकी झिल्ली के अंदर। फलस्वरूप रोग कौन सा होता है? सिलिकोसिस रोग उसको हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत करंट के टच में आप हैं तो एक कुछ टाइम पहले एक जो होती है अपनी योजना आई थी, योजना सिलिकोसिस नीति, सिलिकोसिस नीति। इसके अंदर जो है सिलिका के जो खदानों के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको 3 लाख 5 लाख का ऐसा कुछ जो है बीमा दिया जाता था, मरने पर इतने पैसे मिलेंगे और मरने से पहले इतने मिलेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम इसका रहता है। उसके बाद में न्यूमोनिया। अब देखो ये याद कर लेना, अपने जो आगे जो पार्ट आएगा उसके अंदर भी आएगा। देखो न्यूमोनिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनी, ये इसका क्या है? जीवाणु है। न्यूमोनिया का मतलब, न्यूमोनिया जो जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये इसका क्या है? जीवाणु होता है, ठीक है। इसके द्वारा रोग होता है। फेफड़ों के अंदर क्या होता है? तरल भर जाता है, जैसे कहते हैं ना कफ बनना जिसको कहते हैं, वो न्यूमोनिया के सिम्टम्स है। लेकिन जब एक एज के बाद में भी अगर जिसको न्यूमोनिया होता है वो अस्थमा का रूप ले लेता है, क्योंकि सिर्फ लिक्विड भरने के साथ साथ में उनको मिट्टी, पराग कण से भी उनको क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा टॉपिक श्वसन का अपना कंप्लीट हो गया। A to Z सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की गई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ में इनके नोट्स जरूर बनाएंगे। भाई अपने पास में यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप इसको वीडियो को रोक कर या फिर वीडियो खत्म होने के बाद में पूरा पूरा नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में, मतलब टॉपिक यही चलेगा, इसका सब टॉपिक जो है वो उत्सर्जन तंत्र या फिर रक्त परिसंचरण, कोई ना कोई नया टॉपिक इसके अंदर अपने ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।